नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और डेली रिवीजन भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग वीणा वादनी वर्दे में दूसरा वीडियो ये लेकर के आई हूँ आपके लिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हमने आपसे कहा था कि वीणा वादनी वर्दे की रचना किसने की थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की थी। और तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में विस्तृत जानकारी भी हम लोग कलेक्ट करेंगे। बच्चों, हमारा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का और आगे और भी साहित्य से संबंधित वीडियो मैं बनाऊंगी, वो सब उद्देश्य मेरा यही है कि आप अपनी तैयारी सिर्फ कक्षा 8 तक ही सीमित मत रखिए। आप अभी से अपना एक गोल, एक लक्ष्य बनाइए। ये यदि आप टीचर बनना चाहते हैं या कोई फील्ड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसकी प्रतियोगिता की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। जीके, जीएस और किसी भी फील्ड में, ठीक है। जीके, जीएस तो नॉर्मली है, सब में आते हैं। हिंदी भी नॉर्मली सब में पूछी जाती है। तो आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ऐसा तैयार करिए कि आगे कोई भी प्रतियोगिता आए वो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकिए, उसको आप क्रैक कर सकिए, ठीक है। तो इस वजह से, और ये जो मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ, ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पे नोट्स दूंगी मैं आपको, बनवा रही हूँ। ये नोट्स आपके जब आप आगे के एग्ज़ामिनेशन करेंगे, 9th 10th 11th, इन सब में तो काम आएगी आएगी। और आप यदि टीजीटी की तैयारी करेंगे आगे चल के, टीजीटी की तैयारी और फिर नेट की तैयारी, तो इसमें वो रामबाण साबित होगी, ठीक है। तो ये जितनी भी साहित्य मैं आपको करवा रही हूँ उसका एक कलेक्शन बनाइए, उसकी कॉपीज़, उसको एक कॉपी में आप लिखते जाइए, ठीक। क्योंकि जानते हैं बच्चों, टीजीटी, नेट वगैरह की जो प्रिपरेशन करते हैं वो इन्हीं सारी किताबों से तैयारी करते हैं। आप लोग तो सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए करते हैं, लेकिन जो प्रतियोगी बच्चे होते हैं, जो इस टीजीटी की, नेट की, पीजीटी की, इन सब की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, वो 6th 7th 8th 9th 10th 12th ये सारी किताबें ही तो पढ़ते हैं और इन्हीं से तो प्रश्न बनते हैं। तो क्यों ना आप अभी से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि प्रतियोगिता का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता जा रहा है, बहुत ही कठिन होता जा रहा है। यदि आप अभी से नहीं जुटेंगे तो आगे सफलता की चांसेस बहुत ही कम है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे अभी से तैयारी करिए और उस तरह से तैयारी करिए ताकि आप अपनी नेट की और या फिर जो भी एग्ज़ामिनेशन आप आगे बैठें उसको आप निकाल सकें, ठीक है। तो एकदम से जुट जाइए, सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं को भी पास करना है। तो चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई करना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बताऊंगी कि ये बहुत ही दानवीर कवि थे, ये बहुत ही दानवीर कवि थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 11 फरवरी सन 1896 ईस्वी में हुआ था। ये आपकी बुक में दिया भी हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। मेदिनीपुर जिले में महिषादल स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका निधन 5 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद जाना इनकी मजबूरी थी। पश्चिम बंगाल के थे, फिर इलाहाबाद चले गए। बीच में बहुत सारी ऐसी दशाएं आईं जिसके कारण इनको जो है इलाहाबाद जाना पड़ गया। ये अपने कवि क्षेत्र में और बचपन से ही संघर्षों भरा जीवन रहा है इनका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इनके पिता पंडित राम साहेब त्रिपाठी जी थे, जो इनके बाल्यावस्था में ही, जब ये छोटे थे तभी इनकी जो है माता पिता का निधन हो गया। धीरे धीरे करके इनके पिता फिर माता का ऐसे निधन हो गया। और फिर इनकी जो है इनकी जो विवाह हुआ था इनकी मनोहरा इनकी पत्नी का नाम है। सरोज इनके पुत्र, एक पुत्री थी, पुत्री का नाम सरोज था। तो इनकी जो पत्नी थी मनोहरा, उससे ये बहुत ही इंस्पायर थे, बहुत ही प्रेरित हुए थे उनसे, और वो भजन किया करती थी, कीर्तन किया करती थी और भजन कीर्तन को गाया करती थी। इस वजह से वो हिंदी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वो रुचि लेने लगे, तब से ये निराला जी। और लेकिन एक
जब 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस समय हैजा क्या है, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उस समय हैजा की बीमारी बहुत भयंकर फैली हुई थी। उसी उसी मतलब उसी महामारी में ही इनका पूरा परिवार, इनके पिता के पारिवारिक उससे लेके इनकी फैमिली में पूरा परिवार तहस नहस हो गया। और माँ इनकी पत्नी थी मायके में थी उस टाइम, और जब तक बुलाया गया इनको कि आपकी पत्नी बीमार है, आ जाइए, गए तो उनकी पत्नी भी का जो है दाह संस्कार किया जाने लगा था। उनकी पत्नी का दाह संस्कार किया जा रहा था। उधर से जब ये इधर आए तो इनके जो है उसी हैजा के कारण इनकी माता पिता और पूरी फैमिली तहस नहस हो गई। पूरी फैमिली जो है उसमें इनकी जो है विनाश हो गया, समझ लीजिए। ये एकदम अकेले पड़ गए थे। फिर इनकी जो बेटी थी सरोज, विधवा हो गई थी, और वो सरोज भी जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाई, और सरोज भी जो है वो उसका देहांत हो गया, वो भी चल बसी। तो ये एकदम अकेले हो गए। तो उस कारण से ये जो है अपनी इस जगह को, पश्चिम बंगाल में रहते थे, इस जगह को वो छोड़ दिए और छोड़ करके लखनऊ गए। लखनऊ से फिर वो इलाहाबाद आए, इलाहाबाद में वो रहने लगे साथ। और इनको सहयोग मिला महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा जी है ना, वो भी कवित्री हैं, छायावादी कवित्री हैं, उनका सहयोग मिला। और सरोज के बनने के बाद ये बहुत टूट गए थे निराला जी। इनकी जो पुत्री थी सरोज, उनके देहांत के बाद इन्होंने सरोज स्मृति लिखी। ठीक, तो और महादेवी वर्मा जी इनका बहुत ही सहयोग की, भैया इनको पुकारती थी और बहुत ही सहयोग की इनका। आगे चलिए बढ़ते हैं। इनके पिता तो पंडित राम सहाय त्रिपाठी जी थे, और इनकी रचनाएं, बच्चों इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक, इनकी रचनाएं जैसे मैंने दी है वैसे आप लिख लीजिएगा। ये जो है ये आप कक्षा 8 में है, तो ये आपके कोर्स में तो नहीं है ये सन वगैरह, लेकिन हाँ, हमने कहा ना कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं आपको के लिए अभी से तैयार करवा रही हूँ। ये आप नोट्स बना के रखिए। नेट की प्रिपरेशन में ये सन वगैरह पूछे जाते हैं। ये सन है, अनामिका इनकी जो रचना थी वो किस सन की है, ठीक है। और मिलान करने के लिए आ जाता है, सन मिलाइए, तो आपको सन मिलाना पड़ जाएगा। तो इस वजह से हमने सन भी दिया है। और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, इन्होंने सिर्फ काव्य रचनाएं नहीं की हैं, इन्होंने उपन्यास है, हर विधा में उपन्यास विधा है, निबंध है, ठीक है, और बाल साहित्य है, इत्यादियों में भी इन्होंने खूब रचनाएं रची हैं। ठीक, तो इनकी जितनी भी रचनाएं, लगभग जितनी भी प्रमुख रचनाएं इनकी बन पड़ती हैं, वो सारी रचनाएं हम लोग इसके बारे में लिखेंगे और पढ़ेंगे भी। ठीक, आप डेली जब इसका रिवीजन करेंगे तो ये इनकी रचनाएं सब आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं इनकी, और समय निकालिएगा तो आप इनकी रचनाओं को आप पढ़िएगा भी। ठीक, काव्य संग्रह देखते हैं। निराला जी की काव्य संग्रह पहली है इनकी अनामिका, 1923 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। परिमल, गीतिका 1936 की है। तुलसीदास, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तुलसीदास अक्सर पूछा जाता है, 1939 ईस्वी। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। अडिमा 1943 ईस्वी। बेला 1946 ईस्वी। नए पत्ते 1947 ईस्वी में लिखे थे। अर्चना 1950 ईस्वी में। आराधना 1963 ईस्वी में। ठीक है। गीत कुंज 1954 में। सांध्य काकली अपरा, सांध्य काकली और अपरा में सन इसका विद्यमान नहीं है। ठीक, सन इसका जो है अभी पता नहीं चल पाया सन, इस वजह से मैंने दिया नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब इनके उपन्यास पे। उपन्यास इनका है अप्सरा। ठीक, उपन्यास अप्सरा 1931। अलका 1933 ईस्वी। प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिहा 1942 ईस्वी। चोटी की पकड़ 1946 ईस्वी। काले कारनामे अपूर्ण है, मतलब ये अधूरा है। और
चमेली, इंदुलेखा, ये तीनों काले कारनामे, चमेली, इंदुलेखा, ये अपूर्ण उपन्यास हैं। ये पूछा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन से उपन्यास हैं जो अपूर्ण हैं, तो ये तीनों उपन्यास इनके जो हैं वो अपूर्ण उपन्यास हैं। ठीक है, फिर इनकी कहानियाँ देख लीजिए। कहानी संग्रह में इनके आता है लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार 1945, ये कहानी संग्रह है। इसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं। देवी जो है सखी संग्रह का ही नया नाम है, पुनर्नाम से ये प्रकाशित हुआ था फिर से 1948 ईस्वी में। 1935 में सखी बनी, फिर 1948 ईस्वी में पुनर्नाम से ये देवी प्रकाशित हो गई। फिर निबंध आलोचना है रविंद्र कविता कानन 1929 ईस्वी, प्रबंध पद्य 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1942, चयन 1957, संग्रह 1963 ईस्वी। ठीक, पुराण कथा, इनकी ये पुराण कथा देखिए। महाभारत, पुराण कथा में क्या है, महाभारत 1939 ईस्वी में इन्होंने पुराण कथा अपनी लिखी। रामायण की अंत कथाएँ 1956 ईस्वी में लिखी। बाल उपयोगी साहित्य भी लिखा है, बच्चों के लायक, बच्चों को नसीहत भरी ये बहुत सारी जो है ये गद्य रचनाएँ लिखे हैं बच्चों को। और ये इतने दयालु प्रकृति के थे निराला जी कि ये एक बार एक की घटना बताऊं इनकी, कि जब ये बाज़ार में जा रहे थे तो ये एक बूढ़ी सी भिखारिन थी, बूढ़ी थी, दादी कहे इनको प्रोनाउंस किए, वो आई इनके पास और कहेंगी बेटा मुझे कुछ पैसा दे दो, मुझे 2 दिन से खाना नहीं खाई हूँ, मुझे पैसा दे दो। ये एकदम द्रवित हो गए और उन्होंने कहा कि यदि जो है काकी मैं आपको यदि 100 रुपये दूंगा तो आप कितने दिन तक भीख नहीं मांगोगी। तो ये बोली कि मैं जो है 2 दिन तक यदि तुम मुझे 50 रुपये दे दोगे तो मैं तुम्हें 2 दिन तक भीख नहीं मांगूंगी, 3 दिन तक भीख नहीं मांगूंगी। तो बोले कि लो 100 दिन तक दे दूंगी तो मैं 4 से 5 दिन तक भीख नहीं मांगूंगी। तो ये जो है 1000 रुपये निकाल करके इनके पास था, इनकी इनकम भी कम थी, किसी तरह से ये अपना खुद का गुजारा कर रहे थे, लेकिन किसी को तकलीफ़ में नहीं देख पाते थे। तो इनके पास 1000 रुपये के नोट थे, वो 1000 रुपये का नोट निकाल के उनको दे दिया और कहे कि अब तुम भीख मत मांगना। तो बोले कि मैं जीवन भर भीख नहीं मांगूंगी। तो इससे वो इतने द्रवित हो गए कि उन्होंने अपनी जो है एक कविता, एक भिक्षुक कविता लिखी थी उन्होंने अपनी। वो भिक्षुक कविता बहुत ही, जब पढ़ो तो आत्म विभोर हो जाने को मन करता है। आप भी पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलाकर हैं एक, मुट्ठी भर दाने भीख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। बहुत ही अच्छी कविता है 2 टूक कलेजे के, आप पढ़िएगा उसको, अब बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ठीक, हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग थे बाल उपयोगी साहित्य में। बाल उपयोगी साहित्य में बच्चों इन्होंने क्या भक्त ध्रुव 1926 में लिखी थी, और भक्त प्रहलाद 1926 में प्रहलाद भी लिखी थी, 1927 में महाराणा प्रताप। एकदम नीति परक कथाएँ ये लिखे हैं ताकि बच्चों को संदेश मिल सके। इनकी जब आप कविताएं पढ़ेंगे तो आत्मविभोर कर देने वाली, द्रवित कर देने वाली कविताएं होती थी। एक बार इन्होंने लिखा था इलाहाबाद में, जब ये इलाहाबाद में ही थे और जा रहे थे तो गरीब महिलाओं को देखा इन्होंने कड़ी धूप में काम करते हुए, तो इन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी वो लिखी थी कविता कि वह तोड़ती पत्थर, ये थी, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। बहुत ही अच्छी जो है अच्छी कविताएं उन्होंने जो ऐसी लिख दी है कि आत्म विभोर हो जाने का मन करता है। आप उनकी रचनाओं को पढ़िएगा और आपकी हिंदी के प्रति रुचि जागृत होगी।
और चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि ये मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैसे कि सभी सभी कवियों की जो रचनाएं होती थी ना, वो छंदों में बंधी हुआ करती थी। छंद में नियम कानून है, तो उनकी नियम कानून से छंद बनाए जाते हैं। जो कविताएं होती हैं उस छंद के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये मुक्त छंद में लिखती थी, कोई छंद का बंधन नहीं था इनके कविताओं में, तो इस वजह से इनको मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। और दूसरा, ये छायावाद के स्तंभ, ये सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों। छायावाद के 4 स्तंभों में से क्या है, ये एक है। 4 स्तंभ कौन से हो गए, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, ये 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, पहले स्तंभ कौन से हो गए, जयशंकर प्रसाद जी। फिर सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत जी। फिर हो गई आपकी महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा जी। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो बच्चों ये जो है चारों स्तंभ हैं, कहे छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इन चारों स्तंभों में से एक हैं। ठीक, पत्रिका, इन्होंने मतवाला, सुधा और समन्वय पत्रिका में प्रतिभाग किया है। इनकी जो ये मतवाला, सुधा और समन्वय पत्रिका के संपादन कर चुके हैं। तो ये इससे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं कि मतवाला पत्रिका के संपादक कौन है, सुधा पत्रिका के संपादक कौन है, समन्वय पत्रिका के संपादक कौन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो आज मुझे उम्मीद है कि आज बहुत सारी नॉलेज गेन की होंगे आप लोग। तो बच्चों ये सारी जो जितनी भी हमने रचनाएं लिखवाई हैं इनकी और इनके बारे में बताया है, आप इसको अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखिएगा और एक कॉपी बना लीजिए और अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब आप प्रतियोगिता के क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं। 8 के बाद प्रतियोगिता के क्षेत्र में बच्चे कदम रख लेते हैं। ठीक, उसके बाद से एक के बाद एक आपके ढेर सारी प्रतियोगिताएं आना शुरू हो जाएंगी। इस वजह से कमर कस लीजिए और अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो इसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए और बगल में जो घंटी बनी होती है उसको दबाइए। तो जब भी हम आपको भेजेंगे तो आपको हमारा जब भी ये वीडियो बनाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी इसकी कि हमारा वीडियो बन गया है और आप इसको देख लीजिएगा। हमारी जो स्टूडेंट्स लर्निंग है ना, स्टूडेंट्स लर्निंग, ये जो चैनल है, यदि आप इस चैनल पे स्टूडेंट्स लर्निंग, देखिए इसका पेन अच्छा नहीं चलता है, आप लोग देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स लर्निंग मेरा चैनल है, इसमें आप जाइएगा और जाकर के जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सारे वीडियोज़ को आप सर्च करिएगा, पढ़ाई करिएगा। ठीक,